गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूँगा कि हमारे रिश्तेदारों के घर, हमारे सगे संबंधियों के घर, हमारे पड़ोसियों के घर या स्वयं अपने भी घर पर हम छोटी मोटी पार्टियाँ, छोटी मोटी दावत, छोटी मोटी खाने खिलाने के जो रस्म होते हैं उसे हम लोग पूरी अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना। जैसे तुम सब के भी घर पे क्या होता है कि जब ईद होता है, ईद के वक्त हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं मिलने के लिए, कुछ भेंट देते हैं और या फिर अपने घर पर कुछ लोगों को दावत देते हैं ईद का, पूजा का, दुर्गा पूजा हो या कोई घर पर ओकेशन हो, शादी हो, सालगिरह हो, बर्थडे पार्टी हो, है ना, या फिर किसी के गुजर जाने के बाद जो श्राद्ध होता है उसमें भी शुद्धिकरण के या फिर और भी तरह तरह के इंतज़ाम हम लोग करते हैं जिसमें सबको इनवाइट होता है। तुम लोगों के भी घर पर होता है। तो आज हम उसी के सिलसिले पर, यानी खाने खिलाने की जो रस्म है उसके ऊपर यह पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ के नाम है खाने खिलाने का राष्ट्रीय शोक। पाठ संख्या 9, खाने खिलाने के राष्ट्रीय शोक, है ना। यानी यह पाठ जो है उसी कथा के आधार है जो हमने पहले बताया कि हमारे घर पर कोई दावत होता है, ईद होता है, दुर्गा पूजा होता है, कोई शादी होते हैं या फिर बर्थडे पार्टी हो, सालगिरह हो या मातम के हो, उसमें हम क्या करते हैं, खाने खिलाने का रस्म निभाते हैं। तो यह पाठ आज हम पढ़ेंगे, खाने खिलाने का राष्ट्रीय शोक, है ना। यह हमारी पहली क्लास है, यानी इस चैप्टर के ऊपर हम लोग आज पहले बार डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर रुमानुवान दे देता हूँ ताकि यह हमारी आसानी से समझ आ सकेगा कि यह हमारी पहली क्लास है। और इसमें आज सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जिक्र करेंगे, यानी लेखक के बारे में जानेंगे। तो लेखक का नाम है, यानी यह जो पाठ संख्या 9 है, खाने खिलाने की राष्ट्रीय शोक, इसके लेखक है गोपाल चतुर्वेदी, यानी इसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी, है ना। गोपाल चतुर्वेदी जी यह खाने खिलाने की राष्ट्रीय शोक के लेखक हैं। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो इससे पहले सभी बच्चे अपने अपने किताब और साथ में एक पेंसिल साथ में रख लो ताकि कठिन शब्द के अर्थ लिख सको, और जहाँ मैं बोलूँगा उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी के बारे में। गोपाल चतुर्वेदी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1942 में हुआ। यानी कि उनका जन्म जो है वे कब हुआ था, सन, यानी गोपाल चतुर्वेदी के जन्म हुआ था कितने साल में, 1942, है ना, उनका जन्म हुआ था 1942 में उनका जन्म हुआ था।
अब उनके मृत्यु का समय होता है, यानी उनका मृत्यु हुआ था उनका देहावसान हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले उनके जन्म है 1942 में उनका जन्म हुआ था। तो कह रहे कि कहाँ हुआ था? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, है ना। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन कर दो कि गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश में 1942 यानी 1942 में उनका जन्म हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लो। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर और भोपाल में हुई। उनकी प्रारंभिक यानी शुरू में जो प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं, प्राइमरी प्राथमिक, वे सारे जो पढ़ाई थे वे सारे ग्वालियर और भोपाल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आए, यानी उससे ऊपर के शिक्षा के लिए यानी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वे करने के लिए वे इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने मास्टर डिग्री किया। कौन से डिपार्टमेंट से? इंग्लिश डिपार्टमेंट से, है ना। इंग्लिश डिपार्टमेंट से यानी अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी डिपार्टमेंट से उन्होंने एमए किया, एमए का डिग्री हासिल किया, स्नातकोत्तर, जैसे हिंदी में कहते हैं स्नातकोत्तर। कौन सी डिपार्टमेंट? अंग्रेजी डिपार्टमेंट में, अंग्रेजी विभाग से। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर वे केंद्रीय सरकार की नौकरी में चले गए। प्रतियोगी परीक्षा यानी जैसे कि हमारे असम में क्या होता है, जैसे कि किसी स्कूल के यानी लोअर प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो या हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, उसमें क्या होते हैं? टैट, है ना। टैट का एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी टैट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET, टैट का एग्ज़ाम होता है ना, जिसमें हाल ही में बहुत सारे शिक्षकों के पद नियुक्त किए गए, जिसमें टैट क्वालिफाइड जो थे उनको। वैसे ही कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर, यानी वैसे ही कुछ एक एग्ज़ाम था जिसको पास करने के बाद वे केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वे नौकरी करना शुरू किए। सन 1965 से 1993 तक वे भारतीय रेल के उच्च वित्तीय विभाग के कार्यरत रहे, यानी कि वे 1965 to 1993, 1965 to 1993, है ना। यह जो 1965 यानी 1965 से 1993 तक वे रेलवे डिपार्टमेंट में, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे में उन्होंने उच्च वित्तीय विभाग यानी ऑफिसर लेवल की उन्होंने नौकरी किया। फिर भारत सरकार के अनेक उच्च पदों पर रहने के बाद राज्य व्यापार निगम के निर्देशक के पद से सन 1998 में सेवानिवृत्ति हुए, यानी कि उसके बाद और भी बहुत सारे बड़े बड़े पदों में उनका प्रमोशन होते होते बाद में सन 1998 में वे व्यापार निगम, राज्य यानी स्टेट व्यापार बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वे निर्देशक के डायरेक्टर के रूप में वे उस पद में निवृत्त हुए, यानी उसमें वे नियुक्त किए गए, है ना। कब से? 1998 में। चतुर्वेदी जी ने पढ़ाई के दिनों से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि चतुर्वेदी यानी गोपाल चतुर्वेदी जी जब वे छोटे थे, जब वे पढ़ाई कर रहे थे, तभी से ही वे कविताएं लिखना यानी कविता लिखना शुरू कर दिया था। यानी सबसे पहले वे कविता का काव्य विधा में वे लिखना शुरू किया। वह जब छोटे से उम्र में थे, यानी जब पढ़ाई कर रहे थे, तभी वे कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वे व्यंग लेखन की ओर मुड़ गए, यानी कि आगे चलकर, यानी पहले वे कविता लिखना शुरू किया, फिर बाद में वे व्यंग
व्यंग लेखन, व्यंग यानी कि जो टिप्पणी वगैरह करते हैं, जैसे कि व्यंग कविताओं में जैसे कि हमें नरेंद्र शर्मा, प्रेमचंद और भी बहुत सारे जो हैं, अज्ञे जी हैं, वे सारे हैं जो व्यंगकार लेखक के या कवि के रूप में जाने जाते हैं। सन 1980 के बाद के व्यंग्यकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, कहने कि आफ्टर 1980, यानी सन 1980 के बाद वे व्यंग्यकारों के जितने सारे कवि थे उनमें उनका नाम महत्वपूर्ण रहा है। यानी जितने भी 1980 के बाद जितने भी व्यंग्य कवि थे उनमें गोपाल चतुर्वेदी जी का भी नाम वहाँ पर लिखा जाता है, लिया जाता है। सरिता, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स और साहित्य अमृत जैसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में इनके व्यंग छपते रहते हैं। यानी कि इनकी जितने सारे कविताएं हैं वे कौन सी पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होते थे? सरिता नामक पत्रिका से। फिर इंडिया टुडे, जो सरिता का तो नाम हम लोग नहीं सुने, मैं सुना हूँ लेकिन आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन इंडिया टुडे वह आज भी है। सरिता, इंडिया टुडे पत्रिका, नवभारत टाइम्स, इसको भी हम जानते हैं, और साहित्य अमृत जैसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनके व्यंग्यात्मक कविताएं उसमें छपते रहते हैं, आते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। चतुर्वेदी जी के कुछ व्यंग्य संग्रहों के नाम हैं, यानी उनके द्वारा जितने सारे व्यंग्यात्मक कविताएं या कहानी जो कुछ भी है वह हम अभी जान सकेंगे कि उनके क्या क्या व्यंग्यात्मक संग्रहों जो हैं उनके नाम हैं। अफसर की मौत, फिर दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पढ़ी, आज़ाद भारत में कालू, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, भारत और भैंस आदि इनके व्यंग्यात्मक, आदि यानी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यह सारे जो है वे प्रमुख, उन व्यंग्यात्मक कविताओं में से यह प्रमुख हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखा गया है या लिया गया है। इनकी काव्य पुस्तकें हैं कुछ तो हो, धूप की तलाश, यह उनकी काव्य पुस्तकें हैं। चतुर्वेदी जी की भाषा शैली सरल, सहज और मुहावरेदार होती हैं। कहने की गोपाल चतुर्वेदी जी के भाषा जो है वे बहुत ही सरल और सहज, एकदम बहुत ही सरल और सहज भाषा है, और साथ में वे मुहावरेदार हैं, मुहावरेदार भी हैं, यानी जिसमें बीच बीच में मुहावरे भी प्रयोग किए गए हैं। बीच बीच में उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं को बेहद धारदार बनाती हैं। यानी कि उनकी जितने सारे रचनाएं हैं उनमें बीच बीच में उर्दू और फारसी के भी कुछ कुछ शब्द मिल जाते हैं, जिससे उनकी रचना जो है वे और भी अलंकृत कह सकते हैं या फिर बहुत ही सुंदर, व्यंग्यात्मक, धारदार बन जाता है। इन्हें हिंदी अकादमी, नई दिल्ली तथा रेल विभाग के साहित्यिक पुरस्कारों से के अतिरिक्त अन्य कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। कह रहे हैं कि इन्हें गोपाल चतुर्वेदी जी को हिंदी अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, नई दिल्ली तथा रेल विभाग से भी साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और इसके अतिरिक्त अन्य और भी बहुत सारे पुरस्कार थे जिन्हें उन्हें प्राप्त हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1942 में हुआ है। हालांकि यहाँ पर मृत्यु का कोई तिथि या दिनांक या सन मेंशन नहीं किया गया है, इससे हम कह सकते हैं कि शायद वे जिंदा हो, है ना। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा लेखक के बारे में, यानी गोपाल चतुर्वेदी जी के बारे में। वे सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि कवि भी हैं, इसलिए हम अभी यह कहानी जो व्यंग्यात्मक लेख पढ़ने वाले हैं इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वे लेखक हैं। जब कविता पढ़ेंगे तो कवि। तो आगे हम
खाने खिलाने की राष्ट्रीय शोक जो लेख हैं वे यह एक लेख नहीं बल्कि व्यंग्यात्मक लेख है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों सभी अपना अपना किताब और पेंसिल साथ में रखो। सबसे पहला पैराग्राफ, खाने खिलाने का राष्ट्रीय शोक। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जो पाठ का नाम है या शीर्षक है उसका अर्थ क्या आता है, यानी खाने खिलाने, यानी खाने यानी खाना, खिलाने यानी खिलाना, है ना, का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी नेशनल, शोक यानी एक तरह की वर्डन कह सकते हैं, एक तरह की परेशानी भी कह सकते हैं। परेशानी क्यों? क्योंकि जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, यानी हाई क्लास के, हायर क्लास यानी 3 क्लास के होते हैं ना, है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, देन हायर क्लास, है ना। L फॉर लोअर, M फॉर मिडिल, H फॉर हायर क्लास। लोअर क्लास के जो होते हैं वे बहुत ही पुअर या फिर मतलब उतने हाई फाई लेवल का पार्टी वगैरह नहीं दे सकते। वे पार्टी देते हैं लेकिन इतने हाई लेवल का पार्टी वार्टी नहीं कर सकते। लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं और जो हायर क्लासेस के हैं, यानी हायर क्लासेस के तो चारों तरफ से पैसे आते रहते हैं उनको इसीलिए तो हायर क्लास में रखा गया है, दर्जे पर रखा गया है। तो इनके लिए 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 10 करोड़ वे उनके लिए कुछ नहीं है, है ना। वे उनका 1 दिन का या 2 दिन का ही इनकम होंगे। तो हायर क्लासेस का यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी संभव है। लेकिन लोअर क्लास के होते हैं, उनका ना बड़ा बड़ा सपने होते हैं और ना ही वे दिखावा करते हैं। तो इसलिए इनको भी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि यह जैसे भी पार्टी दे या ना भी दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे विपत्ति या सबसे कठिनाई का जो हम कह सकते हैं वह है मिडिल क्लास फैमिली, है ना। सबसे ज़्यादातर कठिनाइयों का सामना मिडिल क्लास के परिवारों को उठाना पड़ता है। बच्चों याद रखना कि सबसे मुसीबत अगर किसी क्लास पर दिखाई देता है तो वह है मिडिल क्लास की फैमिली। यह ना तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और ना ही एकदम कम कर सकते हैं। उन्हें मिडिल में रहना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो उनका काफ़ी खर्च होगा, कम करेंगे तो लोग उन्हें तरह तरह की ताने देंगे। इसलिए वे अपने पोजीशन को बचाने के लिए यथासंभव वे सारे चीज़ों का पूर्ति करते हैं। तो यह जो लेख है, व्यंग्यात्मक लेख है, यह एक्चुअली एक मध्यवर्गीय परिवार से रिलेटेड है। इसलिए इसे कहा गया है खाने खिलाने का राष्ट्रीय शोक, है ना। तो हमने समझा कि खाने खिलाने के राष्ट्रीय शोक जो है, जो एक व्यंग्यात्मक लेख है, उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली का यानी मध्यवर्गीय परिवार के ऊपर लिखा गया व्यंग्यात्मक लेख हैं, जिसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी। तो अभी हम सबसे फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। कह रहे हैं कि खाना खिलाना यानी जो खाने खिलाने का जो रस्म है, जो रिवाज है, वह एक्चुअली हम हिंदुस्तानियों बोलते हैं। हिंदुस्तानियों यानी नेशन, यहाँ पर राष्ट्रीय बताया गया ना, तो राष्ट्रीय कौन सा है? भारत या हिंदुस्तान या फिर इंडिया, है ना। हिंदुस्तान यानी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, है ना। यानी इसमें सिर्फ हिंदू नहीं आते, बल्कि इस इंडिया में जो बहुत सारे जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, बहुत सारे यहाँ पर धर्मांतरण के लोग हैं, जिनमें
इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी नेशनल, है ना। तो इसमें कहा जाता है कि यह जो खाने खिलाने का रस्म होता है या खाने खिलाने का जो प्रक्रिया होती है, उसे हिंदुस्तानियों का एक प्रकार का शौक बताया गया है। खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। किसके? वही मिडिल क्लास फैमिली के। कहने कि जन्म, मृत्यु, शादी, सालगिरह, तीज त्योहार सब खाने के सुविधाजनक बहाने हैं। बहाना बच्चों, बहाना है। यह जो खाने खिलाने का जो रस्म है या रिवाज है, वे सिर्फ एक बहाना है। लोगों को बुलाना, लोगों से मिलना, लोगों को खाना खिलाना, अपने स्टेटस को दिखाना कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने रईस हैं, यह सारे चीज़ों को दिखाने के लिए वे लोग ऐसा प्रक्रिया, यह सारे खाने खिलाने का रस्म निभाते हैं। लेकिन उनको देख देख कर, यानी हायर क्लासेस को देख देख कर, अब मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं, जो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, वे भी अब इस प्रक्रिया को निभाने के लिए या उसे एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य रहते हैं। यानी वे उनका एक प्रकार की, क्या कहें हम, कि एक प्रकार की वह उनके बाध्यतामूलक जो रिवाज है उसे निभाना पड़ता है ना। तो यानी देखते हैं कि हम हायर क्लासेस का कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं तो मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं उनके मन में भी वह ख्याल आता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, तो वे इसके जैसा ना सही पर थोड़ा कम कर सकता है। यानी यहाँ पर मिडिल क्लास, है ना, हायर क्लास अगर इतना बड़ा पार्टी देता है तो मिडिल क्लास चाहता है कि कम से कम मैं भी थोड़ा सा कम तो दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं लोअर क्लास। यह चाहता है कि मिडिल क्लास जब इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं भी तो कम से कम थोड़ा तो कर सकता हूँ। इसलिए यह एक्चुअली हो गया देखने का प्रक्रिया, कि लोग देख कर यह सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं और बेचारे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह प्रक्रिया कितनी कठिनाइयों को, कितनी परेशानियों को हमारे समक्ष ले आता है। तो यह जो है खाने खिलाने का जो प्रक्रिया, यह एक्चुअली एक बहाना है जिसमें किसी के भी जन्म, चलो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो रिवाज मनाया जाता है, जैसे कि किसी का जन्म हुआ तो चलो पार्टी वार्टी वगैरह देते हैं। कोई आया, बेटा बेटी आया तो घर पर एक लक्ष्मी, या कह सकते हैं कि कोई वंश हमारे परिवार पर जन्म लिया है, तो चलो यह पार्टी का एक विषय हो गया कि हम लोग पार्टी मना भी ली है। लेकिन कहा जाता है कि शादी, हाँ, शादी में भी चलो हम लोग किसी दूसरे के घर के बेटी को जब हम अपने घर पर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उसे अपना एक्सेप्ट करते हैं, तब हम उन्हें पार्टी वगैरह देते हैं। चलो यह भी हम लोग स्वीकार करते हैं कि चलो कि जन्म का पार्टी मान लेते हैं, शादी का भी पार्टी मान लेते हैं कि हाँ उसमें देना पड़ता है। फिर सालगिरह, है ना, सालगिरह यानी यह हो गया जो वार्षिक शादी का सालगिरह होते हैं या जन्म सालगिरह कहते हैं, कि जब इनके मानो 2019 में इनका शादी हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर जब उनके 1 साल पूरे होंगे, मैरिज एनिवर्सरी या सालगिरह जिसे कहते हैं, तो हम उसी दिन 2020 को हम लोग उस दिन को याद करने के लिए सालगिरह का रस्म मनाते हैं। चलो इसको भी मान लेते हैं कि यह एक पार्टी का बहाना है, चलो इसको भी मान लिया। फिर तीज त्योहार, है ना, तीज त्योहार, इसमें भी कोई पूजा होता है, ईद होते हैं, तो उसमें हम लोगों को बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। वह भी मान लिया कि यह एक प्रकार का उत्सव होता है, खुशी का लहर होता है, जिसमें हम लोगों को खाने खिलाने के लिए बुलाते हैं, खाने कुछ भेंट वगैरह देने के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। चलो यह भी मान लिया। यानी नंबर 1 जन्म,
ठीक है। नंबर 2 शादी, वह भी ठीक है, उसमें पार्टी दे सकते हैं। सालगिरह, उसमें भी हम पार्टी दे सकते हैं। तीज त्योहार, उसमें भी पार्टी दे सकते हैं। लेकिन बच्चों सबसे लास्ट में आता है मृत्यु, यानी सबसे लास्ट में आता है मृत्यु। दिखाई दे रहा है बच्चों? शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे सबसे ऊपर लिख देता हूं, मृत्यु, है ना। यह जन्म जो है वे 1 नंबर, शादी जो है वे 2 नंबर, सालगिरह जो है वे 3 नंबर, तीज और त्योहार जो है 4 नंबर, और 5 नंबर पे है यह मृत्यु, यानी देहावसान, किसी का निधन हो जाना, है ना। तो हमने माना कि यह सारे 4 चीज़ों को हम लोग पार्टी वगैरह बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह जो मृत्यु, जिसमें वह परिवार पूरे शोक में डूबा रहता है, जो पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार, जो घर होता है, जिसके घर पर किसी का निधन होता है, उस घर में जो मृत्यु का माहौल होता है, उसमें लोग कितने दुख हो जाते हैं, कितने कष्ट उसने झेलना पड़ता है। और उसमें यह जो सामाजिक परंपरा है, जिसमें लोगों को, ढेर सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, उसे तरह तरह के खाने खिलाने पड़ते हैं, यह श्राद्ध वगैरह ऑब्वियसली करना पड़ता है, लेकिन किसी को खाना खिलाना, यह तो सरासर नाइंसाफी है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से यह एक प्रकार की ज़बरदस्ती है, जिसमें हालांकि उसका जो श्राद्ध वगैरह होता है, जो उसका पंचनामा किया जाता है, या फिर उसका उनके आत्मा का शांति के लिए जो रिवाज होते हैं, वह सब हम कर सकते हैं। लेकिन लोगों को बुलाकर उनकी मृत्यु में जो खाना खिलाने का रस्म है, यह मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। इन लोगों को इनका सहयोग करने के अलावा उल्टा इनके घर खाने के लिए इनसे खाना मांगते हैं। तो यह प्रक्रिया हम लोगों ने समझ लिया कि हम जन्म, शादी, सालगिरह, तीज त्योहार, यह सारे चीज़ों में हमने पार्टी मान लिया, लेकिन मृत्यु के खिलाफ में मेरा मत बहुत ही ख़राब है, शायद मैं ख़राब हूँ। तो कह रहे हैं कि यह सारे त्योहारों पर वे सब खाने खिलाने की सुविधाजनक बहाने हैं। दूसरों का खाते खाते काफ़ी दिनों बाद अपने लल्लू के जन्म पर हमारी भी खिलाने की बारी आई। यह जो व्यंग्यात्मक लेख है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक परिवार है, मध्यवर्गीय परिवार है, यानी हम बाद में जानेंगे कि वे मध्यवर्गीय है या फिर अपर क्लास के हैं या फिर लोअर क्लास के हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि बहुत दिन दूसरों के घर खाते खाते अब हमारे घर की बारी आई, जिसमें खाने खिलाने की रीति जो है, यानी उनके घर लल्लू नाम का उनका एक बेटा है, जिनके जन्मदिन पर खाने खिलाने की बारी आई थी। दोस्त याद दिलाते, उनके जितने सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, यानी पापा के, जो लल्लू के पिता थे, है ना। लल्लू जो है वे उनके बेटा है ना, बेटा है लल्लू। और लल्लू के जो पिता हैं, उनके दोस्त, पिता जो हैं उनके दोस्त उन्हें पार्टी देने के लिए बहुत पहले से याद दिलाते हैं कि अरे तुम्हारे बेटे का तो जन्मदिन है, मानो आज 5 तारीख है, तो कहेंगे कि अरे तुम्हारे बेटे का तो जन्मदिन बहुत करीब आ चुका है, यानी मानो 10 को है या 7 को या 8 को है, तो कह रहे कि तुम्हारे घर पर पार्टी जरूर देना तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर। रिश्तेदार उलाहने तक आ पहुँचे, रिश्तेदार जो हैं उनके घर के दरवाजे तक भी आ पहुँचे थे कि पार्टी चाहिए, पार्टी देना पड़ेगा। घर वाले हमें तुरंत दान महाकल्याण का पाठ पढ़ाने लगे। घर वाले यानी उनकी जो फैमिली में उनके माता पिता, यानी इन लल्लू के दादा दादी, पिता के मम्मी पापा, वे घर वाले या उनकी पत्नी कह सकते हैं कि उन्होंने यह पाठ पढ़ाने लगे कि तुरंत दान महाकल्याण, यानी अगर लल्लू के जन्मदिन पर किसी पंडित को, किसी गरीब दुखिया को हम अगर वस्त्र दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं, तो उससे महाकल्याण होगा। किसका?
लल्लू का, है ना। तो वे पाठ पढ़ाने लगे घर वाले। जब कोई हमें संतान के जन्म की बधाई देता हम पहले शर्माते, यानी जब लल्लू का जन्म हुआ था तब लोग उसे बधाई देते थे कि बधाई हो तुम्हारा बेटा हुआ, बधाई हो तुम्हारे घर पे बेटी हुई, बधाई देते हैं ना, तब वे शर्माते थे। मतलब एक हल्का सा शर्माना तो होता ही है। तो वे शर्माते थे, फिर उसे धन्यवाद देते और बात बढ़ाने की नौबत आने तक कन्नी काट जाते। यानी इनका मेन मकसद क्या था, बधाई देने का जो मकसद था वे तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, कि उन्हें जो बधाई देते थे कि कांग्रेचुलेशन फॉर योर चाइल्ड, यू हैव ए चाइल्ड, है ना। तो जब वे कहते थे कि बधाई हो कि तुम्हारे घर पर बेटा हुआ है, बधाई हो तुम्हारे घर पर जो बेटी हुई है, यानी उसका मकसद बधाई देना नहीं बल्कि क्या है, खाना खिलाना, पार्टी देना, लोगों को इनवाइट करना, उन्हें आमंत्रित करना, निमंत्रण करना। वे उनका एक्चुअली मेन उद्देश्य है कि लल्लू के जन्मदिन के उपलब्ध में आप हमें पार्टी दीजिए, या फिर यही जो आता है खाने खिलाने का रस्म। तो उनके लल्लू के जो पिता हैं या माता है वे क्या करते, कन्नी काटना। या देखो बच्चों, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि गोपाल चतुर्वेदी जी बीच बीच में मुहावरे, यानी उर्दू फारसी के तो शब्द लाते ही हैं, प्रयोग करते ही हैं, साथ में वे मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं। देखो सबसे पहला मुहावरा यहाँ पर आता है कन्नी काटना। यानी कन्नी काटना यानी छिप छिप कर, आंख बचाकर निकल जाना। यानी कि चलो ठीक है, आंख बचाकर यानी शर्मा कर या फिर छिप छिप कर बच जाना। तो लोग जब उसे धन्यवाद देते, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद देते कि तुम्हारे घर पर बच्चा हुआ है, पार्टी किधर है, तो वे क्या करते, उससे बचने के लिए वे वहाँ से आंख बचाकर साइड से निकल जाते। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही चर्चा करते हैं। आगे हम और भी पढ़ेंगे, जानेंगे कि वे मध्यवर्गीय परिवार के क्या क्या दशा होती है उनके घर पर किसी प्रकार की त्यौहार को मनाते हुए। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1942 को हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और बाकी आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।